हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन राजनीति इतिहास, जिसमें आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक है इल्तुतमिश। हमारा टॉपिक है आज का इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का जो टाइम है वो कब से कब तक रहा है, तो 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा है। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले देखा कि 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है 1210 ईस्वी में, परंतु 8-9 महीने अप्रॉक्स 1 साल तक शासन करने के बाद उसकी भी धोखे से हत्या कर दी जाती है। यानी कि उसको भी इल्तुतमिश परास्त कर देता है और इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है इतिहास विषय की। यदि आप क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर नोट किया गया है और आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि इल्तुतमिश कौन था। तो इल्तुतमिश इल्वरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने निजाम उल मुल्क जुनैदी को अपना वजीर नियुक्त किया था और इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयां तथा उसकी सफलता के बारे में बताया गया है कि उसने 1226 ईस्वी में रणथंभौर जीत लिया। तत्पश्चात 1227 ईस्वी में परमारों की राजधानी मंदसौर पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने 1228 से 29 ईस्वी में जालौर के शासक उदय सिंह को अधीन करके उन्हें वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया। आगे इसमें बताया जाता है कि 1231 ईस्वी में ग्वालियर के परिहार नरेश मंगलदेव पर विजय प्राप्त की। इसी के विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया के नाम चांदी के टंके उत्कीर्ण करवाए। इसी उपलक्ष्य में यानी कि 1231 ईस्वी में जो ये ग्वालियर यानी परिहार नरेश मंगलदेव पर विजय प्राप्त कर लेता है, इसी विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम चांदी के टंके पर उत्कीर्ण करवाया। आगे देखते हैं साथियों कि इसमें बताया जाता है कि 1233 से 34 ईस्वी में इल्तुतमिश के सेनापति और ग्वालियर का सूबेदार मलिक तुसरानुद्दीन तैसाई ने कालिंजर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया एवं 1234 से 35 में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा और उज्जैन के हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया एवं लूट लिया। इनमें से महाकाल का मंदिर प्रमुख था। आगे देखते हैं इल्तुतमिश के व्यक्तित्व एवं कार्यों का मूल्यांकन बताया गया है। इसका व्यक्तित्व क्या रहा है और इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया कि इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया जिसमें निजामुद्दीन महमूद तथा बाद में स्वयं दफनाया गया। शमसी तालाब का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने दरबार में ईरानी फारसी रीति रिवाजों और व्यवहारों को प्रारंभ किया। इसी से प्रभावित होकर उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया और उसे सुंदर और वैभवपूर्ण बनाया। उसे हजरत ए दिल्ली अर्थात विद्वानों की दिल्ली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। आगे बताया जाता है कि सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने इक्ता प्रांत शासन व्यवस्था को शुरू किया। इक्ता प्रथा, इक्ता शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने शुरू किया, तो इल्तुतमिश ने इक्ता शासन व्यवस्था को शुरू किया और उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलाम का गुलाम क्यों? क्योंकि वो
कुतुबुद्दीन भी गुलाम था, और कुतुबुद्दीन के बाद जब ये इल्तुतमिश है तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था, इसी वजह से उसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयां तथा उसकी सफलता के बारे में बताया जाता है कि दिल्ली का सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें उसे राजपूत विद्रोह, कुबाचा की बढ़ती शक्ति, जालौर, रणथंभौर, ग्वालियर एवं दोआब के सरदारों द्वारा खुली चुनौती दी गई, साथ ही चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का भय। अतः इन समस्याओं को दूर करने के लिए उसने कई कठोर कदम उठाए, जो इस प्रकार से आगे बताए गए हैं, निम्नवत है। सबसे पहला है इसमें कि दिल्ली के अमीरों का दमन। दिल्ली के अमीरों का दमन। दिल्ली के अमीरों के दमन के बारे में बताया जाता है कि इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के षड्यंत्रकारी अमीरों में कुतुबी एवं मुंशी के तुर्क सरदारों का दमन किया तथा सैन्य जागीरदारों को अपने कब्जे में कर लिया। आगे बताया जाता है कि यल्दौज का दमन। यल्दौज के दमन में बताया गया कि यल्दौज गजनी का शासक इल्तुतमिश का मुख्य प्रतिद्वंदी था, जो 1215 ईस्वी में सुवारित्य के शाह से पराजित होकर लाहौर भाग गया था। उसने मुइनुद्दीन मुहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी के रूप में पंजाब के शासक कुबाचा को भगाकर लाहौर और समस्त पंजाब पर कब्जा कर लिया, बल्कि हिंदुस्तान में मुइनुद्दीन के उत्तराधिकारियों द्वारा विजित समस्त क्षेत्रों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की दावेदारी करने लगा। अतः इल्तुतमिश एवं यल्दौज के मध्य 1215 से 1216 ईस्वी में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें यल्दौज पराजित हुआ और बंदी बनाकर बदायूं भेज दिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद बताया गया है कि कुबाचा का दमन। फिर तीसरे नंबर पर वो इल्तुतमिश कुबाचा का दमन करता है। इसमें बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी ने कुबाचा को उच्च की सूबेदारी प्रदान की। उसने अपने राज्य का विस्तार मुल्तान, सिंध एवं सागर दोआब तक विस्तृत कर लिया था। 1221 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां सुखमरिजमी शहजादा जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया था। लाहौर में जलालुद्दीन मंगबरनी अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर सका और सिंध में कुबाचा की ओर बढ़ा। उसने कुबाचा को हराकर उच्च पर कब्जा कर लिया और इसी बीच मंगोलों ने भी मुल्तान को घेर लिया। अतः सिंध में कुबाचा की स्थिति कमजोर पड़ गई। 1224 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी हिंदुस्तान से हट गया। अतः 1228 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा के क्षेत्र भक्खर में कूच किया और कुबाचा भागते हुए सिंध नदी में डूबकर मर जाता है। आगे देखते हैं बंगाल के विद्रोहियों का दमन। बंगाल के विद्रोहियों का दमन इसमें बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल के शासक गयासुद्दीन आजम खिलजी ने इल्तुतमिश की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। बंगाल के विद्रोहियों का दमन इल्तुतमिश कब करता है? जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कब? 1210 ईस्वी में। तो उसकी मृत्यु के बाद बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम खिलजी ने इल्तुतमिश की अधीनता को मानने से मना कर देता है और 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल पर आक्रमण करके अपने पुत्र तथा अवध के सूबेदार नासिरुद्दीन महमूद को भेजा। 1226 ईस्वी में गयासुद्दीन अपनी राजधानी लखनौती में नासिरुद्दीन महमूद से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। 2 वर्ष बाद मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का खिलजी ने स्वतंत्रता घोषित कर दी। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने स्वयं जाकर इख्तियारुद्दीन बल्का के विरुद्ध युद्ध कर उसे मार डाला और बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। आगे देखते हैं, इसमें बताया जाता है कि तुर्कान चहलगानी 40 अमीरों के दल का गठन करता है। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के दल को संगठित किया, जिसे तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल कहा जाता था। इसमें योग्य, विश्वसनीय और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इस दल को उसने राजत्व का एक अंग बना लिया। बगदाद खलीफा का प्रमाण पत्र। 1229 ईस्वी में खलीफा ने एक घोषणा पत्र, विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा इल्तुतमिश की सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की और एक खिलत सम्मान सूचक वस्त्र भेजा। इससे उसकी शक्ति और बढ़ गई। अब सही मायनों में इल्तुतमिश इस्लामिक जनता का शासक बन गया।
इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। आगे देखते हैं इल्तुतमिश के व्यक्तित्व एवं कार्यों का मूल्यांकन। इल्तुतमिश के व्यक्तित्व एवं कार्यों का मूल्यांकन सबसे पहले बताया जाता है फ्रेंड्स कि सफल कूटनीतिज्ञ। तो इल्तुतमिश एक सफल कूटनीतिज्ञ था। इल्तुतमिश विजेता ही नहीं वरन सफल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने अपने शत्रुओं को अपनी दूरदर्शिता तथा कूटनीति द्वारा पराजित किया। आगे बताया जाता है योग्य प्रशासक। इल्तुतमिश का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ, फिर भी उसने प्रशासन की ओर समुचित ध्यान दिया। आगे इसमें बताया जाता है कि के निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को एक संगठित रूप और अस्थायित्व प्रदान किया। वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया। इल्तुतमिश ने ही महत्वपूर्ण सिक्के सल्तनत युग के चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ही प्रारंभ करता है। आगे देखते हैं इल्तुतमिश को कला एवं साहित्य से लगाव था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का मत है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज थे जिन्होंने तबकाते नासिरी लिखा। मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार में थे और जिन्होंने मिनहाज उस सिराज इन्होंने तबकाते नासिरी की रचना की, जिससे आरंभिक मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं कि बताया जाता है कि इल्तुतमिश ने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पहले ही बता दिया गया। अब हम देखते हैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो जाती है? तो 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु यानी 30 अप्रैल 1236 ईस्वी के बाद से 1265 के मध्य तक का लगभग 30 वर्षों का इतिहास संघर्ष और अधिकारियों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का रहा। इन वर्षों में शमसी वंश के 5 शासक सिंहासन पर बैठाए गए और बाद में पदच्युत करके मार डाले गए। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी योग्य पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु उसकी मृत्यु के अगले ही दिन अमीरों ने उसके एक अत्यंत विलासी और अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी मां तुर्कान, जो एक तुर्क दासी थी, उसका नियंत्रण था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी मां तुर्कान, जो एक तुर्क दासी थी, उन्हीं का नियंत्रण था। फिरोज की मां एक क्रूर और अत्याचारी संरक्षिका थी। शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के परिवार में अन्य व्यक्तियों का दमन प्रारंभ करवा दिया, जिससे असंतोष फैल गया और विद्रोह प्रारंभ हो गए। राज्य में फैली अराजकता और विद्रोहों का फायदा रजिया ने उठाया और उसने दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा। जनता ने रजिया का समर्थन किया। तत्पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया गया और रजिया दिल्ली की गद्दी पर सत्ता आसीन होती हैं। इस घटना की मुख्य विशेषता यह रही कि पहली बार उत्तराधिकार के मामले में जन समूह ने निर्णय लिया। अब रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठती है और 1240 ईस्वी तक शासन करती है। तो 1236 ईस्वी में सत्ता पर बैठने के बाद रजिया ने सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों का दमन किया। रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कुबा यानी कोट और कुल्ला टोपी पहनकर जनता के समक्ष आने लगी, यानी पुरुषों के समान वस्त्र पहनने लगी और उसने इक्ताओं में जो इक्ता प्रथा थी उसमें फेर बदल कर अपने हिसाब से नियुक्तियां की। एक अबिसिनियाई दास जमालुद्दीन याकूत को उसने अमीर ए आखुर यानी घोड़े का मतलब अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त किया और इन नियुक्तियों से खफा उसके एक अमीर अल्तुनिया ने, जिसे रजिया ने तबरहिंद यानी भटिंडा का इक्तादार नियुक्त किया था, उसने विद्रोह कर दिया।
जिसने अमीर वर्ग ने उसका साथ दे दिया। यानी कि जो भटिंडा का इक़्तिदार था वो जब विद्रोह करता है तो इसमें अमीर वर्ग ने उसका साथ दिया, और हालांकि बाद में रजिया ने अल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए उससे शादी कर ली। निजाम उल मुल्क जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर प्रधानमंत्री ने तुर्क अमीरों के साथ मिलकर रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। रजिया ने रणथंबोर पर आक्रमण कर राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आगे देखते हैं, इसमें बताया जाता है कि 1240 ईस्वी में लाहौर के इक़्तिदार सूबेदार कबीर खान ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया था। रजिया जब अमीरों के विद्रोह का दमन करने राजधानी से बाहर निकली तभी जमालुद्दीन याकूत को तुर्क अमीरों ने मारकर राजधानी में मुइजुद्दीन बरहम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। ऐसा माना जाता है कि जब रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी तभी रास्ते में कुछ षड्यंत्रकारी डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। लगभग ये समय 1240 ईस्वी का था, यानी कि 1240 ईस्वी में रजिया की मृत्यु हो जाती है। रजिया ने अपने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया। उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया। हम देखते हैं रजिया सुल्तान का मूल्यांकन। तो रजिया मिनहाज उस सिराज के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 5 माह 6 दिन तक शासन किया था। वह अत्यंत सफल शासिका थी जिसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय की बिगड़ी स्थिति को संभाला। रजिया ने स्त्री होकर भी स्त्री होने की किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। वह योग्य, शिक्षित, दयालु, कर्तव्यपरायण, साहसी, कुशल सैनिक और योग्य सेनापति थी। वह कौशल युक्त और कूटनीतिज्ञ भी थी। ऐसा माना जाता है कि रजिया के पतन में उसका स्त्री होना उत्तरदायी था। मिनहाज उस सिराज लिखता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। आगे बताया जाता है कि एल्फिंस्टन महोदय बताते हैं कि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। प्रोफेसर A.K. निजामी कहता है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में वह सबसे श्रेष्ठ थी। रजिया के बाद के शासक 1240 ईस्वी में रजिया की मृत्यु के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना। अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने 2 वर्ष बाद 1242 ईस्वी में उसकी भी हत्या करवा दी। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने अपने कार्यकाल में एक नए पद नायब अथवा नायब ए मुमलिकात का सृजन किया जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। सर्वप्रथम नायब का पद मलिक एतगिन को दिया गया। बहराम शाह के काल में प्रथम मंगोल आक्रमण तैर बहादुर के नेतृत्व में 1241 ईस्वी में लाहौर पर हुआ। 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या के बाद अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया। इसके काल में बलबन नामक एक अमीर व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। उसने अन्य अमीरों की सहायता से 4 वर्ष बाद 1246 ईस्वी में मसूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी को सुल्तान बनाया। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद धर्मपरायण और सच्चरित्र था, परंतु वह नाम मात्र का शासक था। उसने शासन का कार्य बलबन को सौंप दिया और स्वयं तुर्की अधिकारियों की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता था। बलबन भी तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने उसे नायब ए मुमलिकात का पद प्रदान कर उलूग खां की उपाधि दी तथा उसने सुल्तान से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। 1253 ईस्वी में इमादुद्दीन रेहान भारतीय मुसलमानों का नेता बलबन को हटवाकर खुद नायब का पद प्राप्त किया। बलबन को पहले हांसी फिर नागौर भेजा गया। नासिरुद्दीन का दरबारी कवि मिनहाज उस सिराज था जो काजी तथा मनसद एक हुकूमत यानी सर्वोच्च न्यायाधीश भी बना। इसकी रचना तबकाते नासिरी है, यानी कि इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन, इन सभी के इतिहास के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो मिनहाज उस सिराज के तबकाते नासिरी से ही मिलती है। तो नासिरुद्दीन के समय में मंगोल नेता हलाकू ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1265 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु तारीख मुबारक शाही के अनुसार, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सल्तनत सुल्तान बना और
कुछ इतिहासकारों का मत है कि स्वयं बलबन ने सुल्तान को जहर देकर उसकी हत्या कर दी और सुल्तान बन गया। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर विस्तृत तरीके से चीज़ों को बताया जाता है, समझाया जाता है, उसके बाद उसी से रिलेटेड टॉपिक के PYQs एवं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो विगत एग्जाम परीक्षा में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं, तो आप हमसे अवश्य जुड़ें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और ऐसी ही अन्य विषय, अन्य टॉपिक पर क्लास लाने के लिए हमें सजेस्ट करें। आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।